Good morning students. Welcome to the class of business studies. Students, today's our topic is mainly related constituents of depository system. Okay. As you know very well that now a time all transactions related with securities, financial assets has done through the online basis. ठीक है, all the transactions related with these securities has done with the help of computer system, email basis, through the phone, etc. Then applying these processes, ठीक है, constituents participants के थ्रू क्या किया जाता है, जितना भी पेपर वर्क है वो रिड्यूस हो गया, लॉस का चांसेस ख़त्म हो गया, फॉरग्री ऑफ शेयर्स सर्टिफिकेट्स इसके चांसेस भी रिड्यूस हो गए, ख़त्म हो गए. ठीक है, तो इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम में 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व किए हैं. और इससे पहले एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन है अबाउट डीमैटेरियलाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन. डीमैटेरियलाइजेशन जिसे हम जनरली नोन किया जाता है डीमैटेरियलाइजेशन को डीमैट अकाउंट के नाम से. एक सिंपल सा मीनिंग है डीमैटेरियलाइजेशन मीन्स कन्वर्टिंग फिजिकल सिक्योरिटीज फॉर्म इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. फिजिकल सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दिस इज नोन एज डीमैटेरियलाइजेशन. सिंपल सा मीनिंग करना है, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है. इसके आप एडवांटेजेस ले लीजिए. तो नंबर 1 एडवांटेज क्या हो गया कि हमने फिजिकल फॉर्म पेपर वर्क को, जो एक पेपर सर्टिफिकेट होता है फिजिकल फॉर्म है, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. देन these demat securities can be even be mortgaged to get loans. इन सर्टिफिकेट्स को, ठीक है, डीमेट अकाउंट की जो भी एंट्रीज करी हुई हैं उसमें सारे आपने शेयर्स की एंट्रीज करी गई है. तो इस डीमेट अकाउंट को, डीमैटेरियलाइजेशन सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, लोन लेने के लिए एज ए सिक्योरिटी मॉर्गेज की तरह यूज़ किया जा सकता है. देन जितने भी चांसेस ऑफ लॉस था, पेपर वर्क का चांस, पेपर वर्क रिड्यूस हो गया. ठीक है, पेपर वर्क अब ज़्यादा तैयार नहीं करना पड़ता. बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन कंडक्ट की जा सकती है थ्रू द डीमैटेरियलाइजेशन. एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट एंड फॉरजरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स. एंड इट इज़ ब्रोकर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कि करेक्ट नंबर ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट. क्या है, एक एंट्री तो करनी है, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट में करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स की इतने शेयर्स आपके अकाउंट में क्या कर दिए गए हैं, क्रेडिट कर दिए गए हैं. दिस इंफॉर्मेशन हैज़ पास्ड थ्रू द ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज. एंड एक कंसेप्ट और है स्टूडेंट्स, डीम्यूचुअलाइजेशन. डीम्यूचुअलाइजेशन भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के बाद से ही स्टार्ट हुआ है. क्या होता है डीम्यूचुअलाइजेशन? बिफोर ऑनलाइन सिस्टम इंटरमीडियरीज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोकर्स बोलते हैं. तो ब्रोकर्स हैव ओन कंट्रोल एंड मैनेज्ड, खुद की ओनरशिप, और उन्होंने कंप्लीट स्टॉक एक्सचेंज पे अपना क्या कर लिया था, राइट कर लिया था कि दे आर द ओनर्स ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंज. कंप्लीट सेकेंडरी मार्केट को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था. अपने अकॉर्डिंग वो करप्शंस कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे. जितने भी प्राइजेस थे, अनड्यूली हाई प्राइजेस चार्ज करना या फिर सप्लाई को स्टॉप कर देना, तो ये उनके कंट्रोल में आ गया था क्योंकि उन्होंने अपनी ओनरशिप एस्टेब्लिश कर दी थी. तो इसकी वजह से डीम्यूचुअलाइजेशन अपने एग्जिस्टेंस में आया. डीम्यूचुअलाइजेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ठीक है, ओनर कौन है, ओनर तो स्टॉक एक्सचेंज का सेबी ही है. एंड कंट्रोल ओवरऑल, उसको मैनेज करने का वर्क कौन करेगा, मैनेज करेंगे ब्रोकर्स. उसके बिहाफ पर उनको उनका ब्रोकरेज मिलता है, उनको उनकी सैलरी दी जाती है. तो दिस इज
डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, सबसे नंबर 1 पे आता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी इन इंडिया देयर आर 2 डिपॉजिटरीज, CDSL and NSDL। इस डिपॉजिटरी सिस्टम में डिपॉजिटरी जस्ट लाइक अ वेयर हाउस। आपने देखा है वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, अपने स्टॉक को मेंटेन करके रख देते हैं जब तक उसकी डिमांड मार्केट से नहीं आती है। सेम वे आपको ये चीज़ बताई गई कि स्टॉक एक्सचेंज एक रेडी मार्केट है। जब कभी इन्वेस्टर ने कह दिया कि भाई उसे कैश की नीड है, तो उसकी सिक्योरिटीज़ को हमने कैश में कन्वर्ट कर दिया। ये सिक्योरिटीज़ कहाँ पर चली गई? ये सिक्योरिटीज़ इसी डिपॉजिटरी में जाके सबमिट हो जाती हैं। कंपनी के पास तो सिक्योरिटी वापस जाती नहीं है, तो वो सिक्योरिटी कहाँ पर चली जाती है? डिपॉजिटरी में। देन डिपॉजिटरी से कैश इश्यूड होकर और इन्वेस्टर्स के पास आ जाता है। सेम वे यही प्रोसीजर स्टूडेंट्स परचेज का होता है कि परचेज करने के लिए आपने कैश डिपॉजिट कर दिया और आपके पास सिक्योरिटीज़ आपको डिलीवर कर दी जाती है। तो डिपॉजिटरी क्या है? इज द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। इट इज जस्ट लाइक अ बैंक वेयर डिपॉजिटर्स इन्वेस्टर्स कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ द मनी और सिक्योरिटीज। ठीक है, इंडिया में जैसा कि मैंने बताया कि CDSL और NSDL 2 डिपॉजिटरी सिस्टम है। CDSL में और इसी डिपॉजिटरी में विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हम डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ बैंक हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो CDSL में 30 lakhs के करीब लमसम 30 lakhs डीमेट अकाउंट ओपन किए जाते हैं। एंड NSDL में अब तक की अमाउंट जो करेक्ट नंबर है वो 95 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन करवाने का अभी तक का डिसाइडेड है। यहाँ पर इतने नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स ओपन करवाए जा चुके हैं। ठीक है, CDSL में 30 lakhs एंड NSDL में 95 करोड़। देन इसके बाद हम आ जाते हैं अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पर, जिसको हम DP बोलते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ये भी कोई भी इंडिविजुअल, कोई फर्म, कोई बैंक, कुछ भी हो सकता है। दिस इज जस्ट लाइक अ लिंकिंग पिन और मीडिएटर बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स के बीच का लिंकिंग पिन है DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। एंड इन्वेस्टर नेवर बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डिपॉजिटरी। इन्वेस्टर कभी भी डिपॉजिटरी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता और डीमेट अकाउंट भी अपने आप जाकर इन्वेस्टर डिपॉजिटरी में ओपन नहीं करवा सकता। इसके लिए हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की नीड होती है। एंड इन्वेस्टर्स आ जाता है हु इन्वेस्ट देयर मनी इन सिक्योरिटीज़ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी कंपनी की। हम सिक्योरिटीज़ में जो भी रुपये इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर होता है। और इश्यूइंग कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करता है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, सेबी ने जिसकी सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड कर रखा है वो कंपनी की ही सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर इशूइंग कंपनी भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इन्वॉल्व है। देन स्टूडेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स पढ़ रखा है आपने। इंडेक्स में जस्ट लाइक हमें सारी कंटेंट्स दे रखे होते हैं। सेम वे स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स में आते हैं, एक सेंसेक्स है और एक है निफ्टी। सेंसेक्स में सेंसेक्स BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 स्टॉक्स की लिस्ट सेंसेक्स से पता चलती है। एंड निफ्टी NSEI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के 50% स्टॉक्स को मेंटेन करके जो भी आपने NSEI में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में जितने भी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं उन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का 50% स्टॉक आपको निफ्टी से पता चलता है। एंड सेंसेक्स इंडेक्स मानी जाती है BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है।
ओके, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपने लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज रिलेटेड विद सेबी। सेबी से रिलेटेड है। अभी तक आपसे कहा जा रहा था स्टॉक एक्सचेंज को बहुत कंट्रोल करके रखता है, सेबी है क्या, तो सेबी और सेबी का पर्पस क्या है, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड सेबी के मेन फंक्शंस क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं सेबी पर एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज जस्ट लाइक अ watchdog of stock exchange and it is the governmental body that control overall stock exchange। कंप्लीट गवर्नमेंटल बॉडी इसको मानते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड सेबी इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। कंप्लीट सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है, जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एसेट्स का ही ट्रांजेक्शन किया जाता है, उस कंप्लीट सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 1988 में सेबी को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। वॉच डॉग जिस तरीके से डॉग वर्क करता है ना, हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करवाता है, ठीक है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ को ओवरऑल सुपरवाइज करने का वर्क करता है। देन हम कह सकते हैं कि सेम वे सिक्योरिटीज़ मार्केट की ईच एंड एवरी एक्टिविटी को वॉच करने का, उसको कंट्रोल करने का, उसको रेगुलेट करने का वर्क सेबी करती है, ठीक है। देन आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इसका अगर ऑब्जेक्टिव आता है, इसका अगर पर्पस आ जाता है या फिर फंक्शंस ऑफ सेबी आता है। आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। फंक्शंस आते हैं, रोल आता है, इसको एस्टेब्लिश करने का क्या पर्पस है सेबी का। तो देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। नंबर 1 हम इसको बोलते हैं, नंबर 1 फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन। नंबर 2 रेगुलेटरी फंक्शन, एंड नंबर 3 डेवलपमेंटल फंक्शन। मैंने आपको बताया अगर रोल पूछा जाए या पर्पस भी पूछा जाए तो सेबी को क्यों एस्टेब्लिश करा था, भाई इन्हीं 3 फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमने सेबी को एस्टेब्लिश करा था, गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा था कि जस्ट लाइक इसके जैसे नाम से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन किसके लिए है, टू प्रोटेक्ट the interest of the investors। किसी भी तरीके से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को लैप्स नहीं करना है, किसी भी वे से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हमें लॉस नहीं पहुंचाना है, इन्वेस्टर्स को लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर्स के साथ कुछ भी फ्रॉड कर रहे हैं तो उसके लिए सेबी अपने प्रोटेक्टिव फंक्शंस की हेल्प लेती है। रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन जैसा कि इसके नाम से भी है, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज, स्मूथली फंक्शनिंग चलता रहे, किसी भी वे से किसका फंक्शन ना रुके। रेगुलेटरी फंक्शन रिलेटेड है टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ stock exchange
एक्सचेंज एंड स्टूडेंट्स। डेवलपमेंटल फंक्शन, डेवलपमेंट भी सेबी किसका करेगी? क्या इन्वेस्टर्स का डेवलपमेंट करेगी? नहीं। टू डेवलप द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टू डेवलप एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो इसी को आप इसके रोल और पर्पस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई पर्पस क्या था सेबी को एस्टेब्लिश करने का? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, देन टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड टू डेवलप द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो डेवलपमेंट का पार्ट है। हम अपने ब्रोकर्स को अगर उनकी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो दीज आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, ठीक है। रेगुलेटरी फंक्शन में जैसा कि मैंने बताया, रेगुलेट द एक्टिविटीज़ की स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जस्ट लाइक सेबी का क्या काम हो जाता है, जैसे कि किसी भी कंपनी के रिकॉर्ड्स को ऑडिट करना, रिकॉर्ड्स ऑडिटिंग का वर्क होता है कि रिकॉर्ड्स को चेक करना, ठीक है। किसी भी कंपनी को ओवरटेक कर लेना, दिस इज द पार्ट ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन। या फिर किसी भी रेगुलेटरी फंक्शन तब चलता रहेगा आप ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, इन सबको रजिस्टर्ड करते रहिए टाइमली, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू सेबी, ठीक है, आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं, सेबी ने उसको रजिस्टर्ड लिस्टेड नहीं कर रखा है और उसने अगर स्टॉक एक्सचेंज में एंटर कर दिया, क्योंकि कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन स्टॉक एक्सचेंज को ऑपरेट नहीं कर सकता, तो इसलिए दिस इज द पार्ट ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन कि आप क्या करते जा रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करना, क्योंकि हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से प्राइसेस डिसाइड करनी है, या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशंस है स्टॉक एक्सचेंज के, दिस इज द पार्ट ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन। देन मैंने बताया ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबको टाइमली क्या करना, उनको रजिस्टर्ड करना, अदरवाइज उसकी एक्टिविटी क्या होगी, टाइम पर स्टॉप हो जाएगी, वो स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाएगा स्टॉक एक्सचेंज। देन सेबी रजिस्टर्स और रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, देन सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर द कंपनी एंड चेकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ और ऑडिटिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी के रिकॉर्ड्स को चेक करना, दिस इज द पार्ट ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन एंड डेवलपमेंटल फंक्शन में आ जाते हैं आपके, कि मैंने बताया डेवलपमेंटल फंक्शन डेवलपमेंट करना है स्टॉक एक्सचेंज का। जस्ट लाइक इसमें कोई भी न्यू मेथड आना, जैसे कि आपको EIPOS बताया गया था, प्राइमरी मार्केट का एक न्यूली एस्टेब्लिश्ड मेथड था कि फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज ऑनलाइन भी कंपनी क्या कर सकती है, इश्यूड कर सकती है, अलॉट कर सकती है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के डेवलपमेंटल फंक्शन में आ जाता है न्यू मेथड आ जाना। सेबी हैज़ मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इश्यू, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मार्केट से प्रोवाइड की जा रही है उसमें कितनी कॉस्ट हमें रिड्यूस करनी है, कितनी अपग्रेड करनी है, दिस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल फंक्शन। एंड सेबी हैज़ परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू registered stock brokers, okay. Then SEBI promotes training of intermediaries of the stock market, जितने भी ऑपरेटर्स हैं सेबी के, स्टॉक मार्केट के, सिक्योरिटीज मार्केट के, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके डेवलपमेंट प्रोवाइड करना उनको, तो दिस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल फंक्शन। अब स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेबी, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोटेक्टिव फंक्शन आपका अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन तो सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शन में बहुत ज़्यादा वाले हैं। जस्ट लाइक प्रोटेक्टिव फंक्शन में आ जाता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, और प्रोटेक्टिव फंक्शन में स्टूडेंट्स आता है आपके सामने नंबर 1 प्राइस रिगिंग, एंड नंबर 2 insider trading। प्राइस रिगिंग, अनड्यूली हाई प्राइसेस चार्ज कर देना विदाउट एनी रीजन, ठीक है।
This is called price rigging. Price rigging means manipulating the prices of securities with the main objective of inflating or depressing the market price of securities. And say we restrict such practices because this can defraud or cheat the investors. तो अभी तक मैंने रेगुलेटरी डेवलपमेंटल फंक्शन में हमने किसका रेगुलेट करा, हमने स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करा, हमने किसका डेवलपमेंट करा, हमने स्टॉक एक्सचेंज का डेवलपमेंट करा. देन प्रोटेक्टिव फंक्शन मैंने बताया कि प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड कर रहा है, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. तो यहाँ पर हम फ्रॉड कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स के साथ कर रहे हैं, हम चीट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को कर रहे हैं. तो इसलिए प्राइस रिगिंग का पहले मीनिंग बताया गया कि मैनिपुलेट कर देना अपने अकॉर्डिंग. अगर आप सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, तो दिस इज कॉल्ड प्राइस रिगिंग. और सेबी इस चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट करती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे हम अपने इन्वेस्टर्स को चीट भी कर सकते हैं मैनिपुलेट करके, उनको घुमा फिरा कर. ठीक है, देन आ जाता है इट रेस्ट्रिक्ट प्राइस इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग इफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज बाय दोज पर्सन्स. ध्यान से सुनिएगा, पहले इनसाइडर ट्रेडिंग बता रही हूँ मैं. इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स when companies securities are buying or selling by those persons who have secret information about the company's securities of that company's securities, just like promoters, just like director of the company. ठीक है, या फिर BOD. These persons have secret information about that type of securities, जिससे वो कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सेबी रेस्ट्रिक्ट दिस टाइप ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. ओके, अगर सेबी को फाइंड आउट कर लेती है कि नहीं, कंपनी के ही किसी सीक्रेट बंदे ने और सीक्रेट इंफॉर्मेशन को क्रॉस कर दिया, ठीक है, ओपन कर दिया, जिससे अगर उसको बेनिफिट हो जाता है उन जस्ट लाइक बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स किसको होती है? बोनस शेयर्स की इंफॉर्मेशन सिर्फ कंपनी के सीक्रेट टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही होती है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बोनस शेयर्स की इंफॉर्मेशन एक तो मार्केट में नहीं इश्यू कर सकता, और इसके साथ साथ उन शेयर्स से वो कोई भी बेनिफिट खुद नहीं ले सकता. अगर सेबी को पता चल जाता है कि आपने बोनस शेयर से अपने अकाउंट में अगर 1 रुपये भी ट्रांसफ़र करवाया है, या फिर आपका कोई भी आपने किसी और के बिहाफ पर, ठीक है, अपने बिहाफ पर और किसी और से अगर ये ट्रांजेक्शन्स करवा ली और उससे कुछ बेनिफिट अर्न कर लिया, देन सेबी हैज़ प्रोवाइडेड सम इम्प्रिजनमेंट एंड पेनल्टी. ठीक है, इसके लिए इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी की भी फैसिलिटी दे रखी है. ठीक है, एक तरीके का जस्ट लाइक पनिशमेंट दे रखा है सेबी ने. इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. इसकी मैं आपको केस स्टडीज़ भी करवाऊंगी, तब आप इसको पढ़कर और पता करना, फाइंड आउट करना कि क्या है इसमें प्राइस ट्रेडिंग है, अदरवाइज इनसाइडर ट्रेडिंग है. देन और कोई फंक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट प्रोटेक्टिव फंक्शन के ये 2 पार्ट्स बहुत ज़्यादा वाले इम्पॉर्टेंट हैं. इसके साथ साथ सेबी रेस्ट्रिक्ट फ्रेड्यूलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. इसमें क्या चीज़ आ जाती है? अभी आप शेयर्स के साथ साथ कंपनीज अकाउंट्स में हमने डिवेंचर्स भी पढ़े हैं. डिवेंचर्स का क्या रूल होता है कि जब डिवेंचर्स स्टार्टिंग में इश्यूड करे जाते हैं, तब उनको रिडीम करने की टर्म्स इश्यूड के टाइम पर ही डिसाइड हो जाती है. तो हम भाई डिवेंचर्स खरीदने वाला है तो कंपनी के लिए वो भी इन्वेस्टर, उसने भी कंपनी में रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उसके भी इंटरेस्ट को कभी भी कोई चीट ना करे, ठीक है, ना उसके संग कोई फ्रॉड करे. तो इसलिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए रेस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं सेबी ने. और अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉपर एजुकेशन देना. एजुकेशन देने से मतलब है प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबल कंडीशन ऑफ द कंपनी. देन आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको देंगे कि भाई आपका अमाउंट, आपका इन्वेस्टमेंट फंड हम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, अगर वो एग्री है देन यू कैन इन्वेस्ट देयर फंड ऑन दैट टाइप ऑफ कंपनी. तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. एंड मैं आपको डिवेंचर्स के बारे में बता रही थी कि इश्यूड के टाइम पर ही कंपनी डिसाइड करती है कि
पार वैल्यू पर देंगे या फिर हम आपको प्रीमियम जस्ट लाइक 90 रुपीज़ की इश्यूड है, तब हमने उसको प्रीमियम पर 110 पर हमने डिवेंचर्स को क्या कर दिया, प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। ठीक है, तो ये टर्म हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। मिड टर्म में हम कोई भी चेंजेस इस कंडीशन में नहीं कर सकते। तो ये भी सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शन का ही एक पार्ट है, अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना अबाउट द प्रॉफिटेबल कंडीशन ऑफ द कंपनी। कोई भी उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना, कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं कहना, ना डिवेंचर्स के रिडेम्पशन की टर्म को कोई भी मिड टर्म में चेंजेस लेकर आना, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स हम अपने इन्वेस्टर्स को चीट करेंगे और जहाँ पर भी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को कोई भी फ्रॉड होगा उसके साथ या फिर कोई भी उसको इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को चीट करेगा तो वहाँ पर सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन ही आएगा। और इस वे से इन दिस वे कंप्लीट चैप्टर ऑफ 10 फाइनेंशियल मार्केट हैज डन। ओके स्टूडेंट्स, इफ एनी क्वेरी और डाउट्स you have about this chapter, then all of you can discuss in the evening classes. Okay students, thank you.